हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस चैप्टर को कैसे फिनिश करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में सबसे पहले एक बार मैं पेन ओपन कर लूं, बस 1 मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेसिकली हम 7 पार्ट अलग पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले वाले पार्ट में करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम समझेंगे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, कहाँ से आया, किस किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के चारों एक्सरसाइज, हर एक पार्ट में अलग एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम पार्ट 6 में आएंगे जहां पर हम करेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बेसिकली एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हम अपनी राइटिंग की वर्कशीट से देंगे आपको। हमारी बुक RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा, सारी बुक्स को मिला के जो भी सबसे बेस्ट क्वेश्चन है हमने कंपाइल करके हमने अपनी बुक बना रखी है, तो बहुत ही अच्छा अमाउंट में क्वेश्चन है, उसको करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला पार्ट है ये खुद अलग काफी सारे पार्ट्स में बटा हुआ है, तो चैप्टर 6 से एक्स्ट्रा क्वेश्चन के भी 6-7 अलग पार्ट रहेंगे। और लास्ट में करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके डोगी, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट 1 से, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को समझते हैं कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से। तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जब तक तो सब चीजें ठीक थी, जब तक नंबर्स थे, मतलब जब तक ये 7, 8, 9 ऐसी चीजें लिखी आ रही थी। लेकिन जैसे ही नंबर्स के साथ ये अल्फाबेट आना स्टार्ट हो गई, XYZ ABC आना स्टार्ट हो गई, जब से हमारी क्या स्टार्ट हुई, अलजेब्रा या फिर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो कैसे बनते हैं। तो जब भी हमारे किसी भी एक न्यूमेरिकल नंबर के साथ एक अल्फाबेट वाला नंबर आता है तो वो दोनों मिलके कहलाते हैं एक टर्म। सिंपल, जो पीछे वाला ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम एक वेरिएबल, और जो वेरिएबल के सामने जो नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा कोएफिशिएंट। इतना तो आप सबको पता है। तो हुआ क्या, ये जो टर्म है एक वेरिएबल और कोएफिशिएंट से मिला के बनी होती है। अगर मैं काफी सारी सी टर्म लिख दूं, 8x 7y 9z, तो ये क्या बन गई, मेरी एक चेन ऑफ टर्म्स बन गई। ये क्या बन गई, मेरी एक चेन ऑफ टर्म्स बन गई। और इसी चेन ऑफ टर्म्स को बोला जाता है पॉलिनोमियल। समझ आ गया। सबसे पहले हमने बात करी टर्म की, जैसे कि 7y, ये टर्म है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल भी और एक कोएफिशिएंट भी है। अब इसकी काफी सारी, जैसे मैं लिख दूंगा यहां पर भाई 7y 8z, ये क्या होगी, चेन ऑफ टर्म्स मिलती क्या बन गई, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझ आ गया। अब अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल ना 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा मोनोमियल। यार रुको, इसको नेक्स्ट वाली शीट पे कर लेते हैं आपसे साथ में। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, वापस आते हैं पे, ये हमारा आ गया पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे 4 टाइप के हैं। पहला आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल के नाम से क्लियर हो रहा है भाई, जिसमें एक टर्म हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म हो, बस एक टर्म हो। जैसे क्या हो गया, 4x एक टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, 7xy, इसमें भी एक टर्म होगी तो क्या बन गया, मोनोमियल। मोनोमियल के बाद आता है बायनोमियल। बायनोमियल, बाय से क्लियर हो गया, कितनी टर्म होनी चाहिए इसमें, मिनिमम 2 टर्म्स। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म हो जाती है, जैसे हो गया 4x प्लस 7xy, ये क्या बन गया हमारा बायनोमियल। वेरी गुड। उसके बाद आते हैं हम अगले वाले पे, ट्राइनोमियल पे। और ट्राइनोमियल से क्लियर इसके नाम से, जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, 4x प्लस 7xy प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताना यार, ये तो एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्या ये एक टर्म है, ये जो 8 सिंगल लिखा हुआ है? क्योंकि यार टर्म में हमने सीखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 7y, ये एक टर्म है क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल भी और एक कोएफिशिएंट भी है। लेकिन क्या सिर्फ 8 अकेला कोई टर्म बन सकता है? इसका फिर वेरिएबल क्या है? इसका वेरिएबल था, हम मान लेते हैं इसका वेरिएबल क्या था, x, और इसके वेरिएबल की पावर पक्का क्या थी, 0। जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो नंबर क्या बन जाता है, 1। तो पक्का इसकी पावर की, वेरिएबल की पावर 0 होने की वजह से 1 बन गया, और आखिरी हमारे पास क्या रह गया, 8। तो जब भी ऐसे सिंगल नंबर लिखे ना, वो भी टर्म कहलाते हैं क्योंकि उसके अंदर भी उनके वेरिएबल थे लेकिन उनकी पावर 0 थी, जिसकी वजह से क्या बन गए, 1 और फिनिश हो गए। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है। और लास्ट आता है इसका यही पॉलिनोमियल का, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें मोर देन 3 टर्म्स हो। मोनो में 1, बायो में 2, ट्राई में 3, और पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 से ज्यादा टर्म हो, जैसे कि 3xy प्लस 4zy प्लस 7x प्लस 89 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो एक चीज हमें समझनी है, सबसे पहले जो एक चीज इसके बाद हमें समझनी है वो है डिग्री। हमने 9th क्लास में इसको पढ़ा था,
डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। पावर तो आप सबको पता है, लेकिन ये हाईएस्ट पावर क्या है? मेरे कहने का मतलब है, जैसे हमने लिखा 4x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, 8x प्लस 7y। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर किसकी है, तो यार हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पे 4, तो ये क्या बन जाएगी इस क्वेश्चन की? डिग्री। सिंपल। जैसे मैं एक और कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, 7xy की पावर 8 प्लस 9y की पावर 89। तो अगर इस क्वेश्चन की डिग्री पूछूंगा तो इस क्वेश्चन की डिग्री क्या बन जाएगी? 89। तो हर एक क्वेश्चन की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री। अब डिग्री कितने टाइप की होती है? सिंपल है, डिग्री होती है सबसे पहले लीनियर, फिर सेकंड होती है हमारी क्वाड्रेटिक, और फिर तीसरी होती है हमारी क्यूबिक। इस चैप्टर में तीनों आने वाली है। लीनियर इक्वेशन आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो और अब भी पढ़ोगे चैप्टर 4 में। क्यूबिक चैप्टर 2 में था लेकिन वाला पोर्शन कट गया। तो हम समझते हैं लीनियर होता क्या यार? लीनियर सिंपल सी वो डिग्रीज होती है या फिर वो पॉलिनोमियल है जिनकी पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1। लीनियर से क्लियर ही हो रहा है 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिनकी पावर क्या होती है? जिनकी पावर होती है 2। और क्यूबिक मतलब जिनकी पावर होती है 3। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, इसके बारे में, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर क्या हो? 2। तो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो ये एक चीज तो क्लियर हो गई हमें, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है 2। जैसे लिखा है यहां पर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर क्या आ गया हमारी पावर 2, और जब भी हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है तो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता हूं? 3x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूं? नहीं, क्योंकि यहां पर क्यूब आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के लिए सिर्फ सबसे हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, सबसे हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन यहाँ पे क्यूब आने की वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एक चीज और पढ़नी है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो किस तरीके से लिखी होगी वो? की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसका एक सिंपल सा रूल है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी वो हमेशा ऐसे लिखी होगी 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास एक पावर, इसकी पावर 2 है और सिंपल दूसरे नंबर भी है और तीसरा। अच्छा एक चीज और बताते हैं, जैसे अगर हम ये लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये जो x लिखे हैं ये तो हमें पता है, जो अल्फाबेट वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। सिंपल। ये जो आगे नंबर लिखे हैं 3 और 4 इन्हें क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट। और ये लास्ट में जो नंबर लिखा है जिसके अंदर कोई वेरिएबल है कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। एक इक्वेशन में जिसके अंदर वेरिएबल नहीं बचता, बेसिकली वेरिएबल की पावर 0 के खत्म हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने